हेलो दोस्तों, तो आपका मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, क्लास 8 चैप्टर 1 रैशनल नंबर्स यानी परिमेय संख्या। तो मैं इस वीडियो को हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताने जा रहा हूं, जिससे अगर आप सीबीएसई से हो या बिहार बोर्ड से आपको कोई भी बनाने में तकलीफ ना हो। तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर का बेसिक्स को पढ़ लेंगे इस चैप्टर को, ताकि हम लोग आसानी से हल कर सकें। तो सबसे पहले क्या आता है, पूर्ण संख्या आता है। तो पूर्ण संख्या का मतलब क्या होता है? पूर्ण संख्या का मतलब कि वैसे संख्या का समूह जो 0 से स्टार्ट होता है, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे चलते 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 ये अनगिनत तक चला जाएगा, इन्फिनिटी तक चला जाएगा। तो वैसे संख्या का समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? होल नंबर कहते हैं, यानी पूर्ण संख्या। चलिए, ये तो हो गया पूर्ण संख्या। अब इंटीजर्स क्या होता है, यानी पूर्णांक। तो पूर्णांक किसको कहेंगे? तो आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसे यहाँ पर 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है। तो ये सभी संख्या क्या है? ये सभी संख्या धनात्मक है, यानी पॉजिटिव संख्या। ठीक है। और इसका ऋणात्मक संख्या भी होता है, मतलब कि अगर इसके आगे माइनस लगा दें, ठीक है, जैसे -1 -2 -3 -4, ऐसे चलते जाएगा। ठीक है। और साथ ही साथ 0, तो 0 के साथ इसका धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या, तो इन सभी का समूह को हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे पूर्णांक। ठीक है। इन सभी का संख्या को हम लोग क्या बोला जाता है? पूर्णांक, इंटीजर्स कहा जाता है। चलिए, अब बढ़ते हैं दूसरी को। अब आता है हम लोग का परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या किसको बोलते हैं? परिमेय संख्या ऐसी संख्या, परिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सके, जिसमें P और Q क्या हो? एक ऐसी संख्या, मतलब कि एक ऐसा नंबर जिसको हम लोग किस रूप में लिख सकते हैं? P/Q के फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है। एक ऐसी संख्या जिसको हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें कि P और Q क्या है? P और Q एक पूर्णांक संख्या है। कौन सी संख्या है? P और Q पूर्णांक संख्या हो और जो Q है कभी भी 0 के बराबर नहीं हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो उसे हम लोग कहेंगे परिमेय संख्या। ठीक है। तो क्या बताया मैंने? एक ऐसी संख्या, मतलब कि दोज नंबर्स विच वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ P/Q, जिसमें कि P और Q क्या हो? एक पूर्णांक संख्या, मतलब कि इंटीजर्स हो, चाहे वो -3 -2 -1 फिर 1 2 3 4 5 6 ये सभी हो। लेकिन जो Q है वो Q 0 के बराबर कभी भी नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो जैसे इसका एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, उदाहरण के तौर पर 2/3। तो 2/3 क्या है? एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि ये P/Q के रूप में है, जिसमें Q क्या है? P जो है 2 है और Q जो है वो 3 है। ठीक है। तो और भी जैसे ले सकते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, या फिर कुछ भी हम ले लेते हैं 60 हो गया, 100 हो गया। ये सभी क्या है? सभी परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि ये सभी के नीचे क्या होता है? 1 होता है। ऐसा कोई डिनोमिनेटर में क्या होगा? 1 होगा। ठीक है। और 0 भी अगर बात करें कि 0 क्या ये परिमेय संख्या है, तो हाँ, तो 0 भी एक परिमेय संख्या ही होगा, क्योंकि 0 के नीचे भी क्या होगा? 1 होगा। तो ये क्या, इसको क्या बोलते हैं? जो ऊपर में इसको बोलेंगे न्यूमरेटर और नीचे वाला है वो डिनोमिनेटर। ठीक है। तो ये भी एक परिमेय संख्या है। हाँ, तो परिमेय संख्या क्या होती है आपको समझ में आया ना? चलिए एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ। एक ऐसी संख्या, मतलब कोई भी ऐसी संख्या जिसको हम लोग किस रूप में लिख सके? P/Q के रूप में लिखा जा सके। ठीक है। तो कोई भी ऐसी संख्या जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हो, जिसमें P और Q क्या होगा? एक पूर्णांक होगा, चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर्स हो सकता है या फिर नेगेटिव इंटीजर्स हो सकता है ना? तो उस संख्या को हम लोग क्या कहेंगे? रेशनल नंबर्स कहेंगे। ठीक है। लेकिन हम लोग को यह ध्यान देना होगा कि जो Q है वो 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग ऐसा लिख देते हैं 5/0, तो क्या होगा? ये गलत होगा। ये इसको हम लोग एक रैशनल नंबर नहीं कहेंगे, एक परिमेय संख्या ये नहीं होगा। ठीक है। समझ में आया ना आपको? चलिए, तो हम लोग पढ़ेंगे इसमें परिमेय संख्या के कुछ नियम पढ़ लेते हैं। ठीक है। देखिए, तो परिमेय संख्या के नियम में सबसे पहला जो नियम आता है वो आता है हम लोग का क्रम विनिमय नियम।
यानी क्रम विनिमय नियम का मतलब इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, तो ये क्रम विनिमय नियम क्या है? क्रम विनिमय नियम का मतलब होता है जैसे कि अगर कोई परिमेय संख्या, मान लेते हैं कि a और b क्या है, ये दोनों एक परिमेय संख्या है, यानी a और b एक रेशनल नंबर है। तो जब a और b अगर कोई रेशनल नंबर है तो इसका a प्लस बी को अगर करते हैं, मतलब कि अगर ये दोनों को जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, तो इसको हम लोग b प्लस ए के रूप में भी लिख सकते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? इसका क्रम विनिमय नियम यानी कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? अगर a प्लस बी को ऐड करते हैं तो ये किसके बराबर होगा? b प्लस ए के बराबर होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग लिखें कि 6/7 प्लस 1/2, तो इसको अगर हम जोड़ेंगे तो ये किसके बराबर होगा? 1/2 प्लस 6/7 के बराबर होगा। ठीक है, तो 6/7 प्लस 1/2 ये बराबर होगा 1/2 प्लस 6/7 के। अगर दोनों का अगर हम जोड़ के आंसर देखेंगे तो दोनों का क्या आएगा? सेम आएगा। ठीक है, चलिए, और जो दूसरा इसका आता है वो है मल्टीप्लिकेटिव में, जैसे कि a क्रॉस b है ना। अगर a इंटू बी करते हैं, a को b से गुना करते हैं, तो ये भी किसके बराबर होगा? b इंटू ए के बराबर होगा। ठीक है, चलिए इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि 1/2 को गुना करेंगे अगर हम लोग 3/5 से, तो ये किसके बराबर आएगा? ये आएगा 3/5 को गुना करेंगे 1/2 से, तो दोनों का जो आंसर आएगा वो क्या होगा? बराबर ही होगा। ठीक है, तो ये हम लोग का पहला नियम था कम्यूटेटिव लॉ यानी क्रम विनिमय। तो जितना भी रेशनल नंबर होता है, जितनी परिमेय संख्या होता है, वो सभी परिमेय संख्या इस नियम का पालन करता है। तो जो दूसरा हम लोग पढ़ने वाले हैं, दूसरा जो नियम है वो है हमारा सहचार्य नियम। सहचार्य नियम, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? एसोसिएटिव लॉ। तो सहचार्य नियम क्या होता है? सहचार्य नियम के अनुसार अगर मान लेते हैं कि कोई भी ए, बी और सी क्या है, जैसे ए, बी, सी और ए तीनों कोई एक परिमेय संख्या है, तो उसमें क्या होगा? जब ए, बी, सी और एक परिमेय संख्या होगा तो इसमें जब हम लोग ए प्लस बी प्लस सी, जब हम लोग बी प्लस सी को पहले ऐड करेंगे तो ये भी किसके बराबर होगा? ए प्लस बी प्लस सी इसके बराबर होगा। देखिए, ए प्लस बी प्लस सी, अगर इसमें हम लोग क्या किए हैं? ए प्लस सी को पहले ऐड किए, उसके बाद हम लोग ए से ऐड किए, तो ये जो हम लोग का आंसर आएगा वो किसके बराबर होगा? ए और बी को जब पहले प्लस करेंगे उसके बाद सी से ऐड करेंगे ना, तो वो भी दोनों बराबर ही आएगा। ठीक है, अब इसका हम लोग मल्टीप्लिकेटिव लॉ देख लेते हैं। जैसे कि अगर ए इंटू बी इंटू सी कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर a इंटू बी यानी ए बी को पहले मल्टीप्लाई किए, उसके बाद इसको हम लोग c से मल्टीप्लाई किए, तो ये भी किसके बराबर होगा? ये भी हम लोग का बराबर होगा a इंटू बी इंटू सी अंडर ब्रैकेट। तो अगर हम लोग क्या करेंगे? a को मल्टीप्लाई करेंगे b और c को मल्टीप्लाई करने जो आंसर मिलेगा उससे अगर मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों का जो वैल्यू आएगा ये होगा सेम होगा। ठीक है, तो ये हमारा था सहचार्य नियम। चलिए, तो उसका जो तीसरा नियम है, तीसरा नियम क्या है हमारा? वितरण या फिर बंटन का नियम। तो बंटन नियम को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी कहा जाता है। तो बंटन का नियम आखिर क्या है? बंटन का नियम देखिए, अगर मान लेते हैं ए, बी, सी क्या है, तीनों की परिमेय संख्या, जैसे कि हमने पहले माना था, तो इसमें क्या होगा? अगर हम लोग ए को मल्टीप्लाई करते हैं बी प्लस सी से, यानी ए जो है वो क्या है? मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं दिए हैं, ब्रैकेट दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो? मल्टीप्लाई में है, तो ए इंटू अंडर ब्रैकेट बी प्लस सी, ये किसके बराबर होता है? ये हम लोग पहले क्या करेंगे? ए को सबसे पहले बी से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यानी ए इंटू बी, ए इंटू बी, फिर प्लस दिया हुआ है तो प्लस लिखेंगे, फिर ए इंटू सी, ए को फिर सी से मल्टीप्लाई करना है, ए इंटू सी, तो ये क्या है? ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। ठीक है, अब अगर ऐसे भी दिया रहता है b प्लस सी है, अगर इसको हम लोग a से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर उल्टा दिया होगा a इधर है तो भी सेम आएगा, a को पहले b से मल्टीप्लाई करेंगे ab प्लस फिर a को c से यानी ac। ठीक है, तो ये हमारा आ गया है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब इसके बाद हम लोग चलिए, तो अब आता है इसका चौथा नियम। चौथा नियम क्या है? चौथा नियम आता है इसका योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम, तो योज्य प्रतिलोम को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एडिटिव इनवर्स भी कहा जाता है।
इसको इंग्लिश में एडिटिव इन्वर्स भी कहा जाता है। तो एडिटिव इन्वर्स का मतलब क्या है, जैसे कि हमने पढ़ा था कि जितना भी नंबर्स होते हैं 1 2 या फिर 5 6 या फिर कोई भी नंबर ले लेते हैं, सभी का क्या होता है, एक ऋणात्मक रूप होता है, मतलब कि नेगेटिव इसका भी होता है। जैसे कि 1 का नेगेटिव क्या हो जाता है, -1 हो जाएगा, 2 का नेगेटिव -2 हो जाएगा, 5 का नेगेटिव -5 हो जाएगा, 6 का नेगेटिव -6 हो जाएगा। तो इसका एक नेगेटिव रूप भी होता है। तो कोई भी जो संख्या है उसका नेगेटिव रूप यानी उसका ऋणात्मक रूप को ही उसका हम लोग क्या बोलते हैं, योज्य प्रतिलोम बोलेंगे। जैसे कि अगर कोई संख्या है हम लोग के पास दिया गया है a/b, क्या है, एक परिमेय संख्या मान लेते हैं। तो a/b अगर परिमेय संख्या है तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, इसका योज्य प्रतिलोम ठीक इसका उल्टा साइन वाला होगा। मतलब कि ये पॉजिटिव में है तो ठीक इसका उल्टा साइन क्या हो जाएगा, इसका उल्टा साइन हो जाएगा -a/b। ठीक है, तो a/b का जो एडिटिव इन्वर्स क्या हुआ, -a/b हो गया। जैसे कि अगर हम लोग बोल देते हैं कि 1 - 1/2 क्या है, एक ऋणात्मक संख्या है। हाँ देखिए, तो जो चौथा नियम क्या है, योज्य प्रतिलोम है। योज्य प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमने अभी पढ़ा था, जो भी संख्या रहती है, जो भी पूर्णांक रहता है, जैसे 1 2 3 5, ये सभी का एक नेगेटिव रूप भी रहता है, मतलब ऋणात्मक रूप भी रहेगा। -1, 2 का -2 जाएगा, 5 का -5, 6 का -6, ये सभी क्या है, उसका ऋणात्मक रूप है, मतलब कि नेगेटिव नंबर्स है। तो अगर कोई भी संख्या दिया हुआ है, ठीक है, जैसे कि a/c क्या है, परिमेय संख्या मान लेते हैं, तो a/c का जो ऋणात्मक रूप रहेगा -a/b, तो यही एक दूसरे का क्या है, योज्य प्रतिलोम है, यानी एडिटिव इन्वर्स है। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग मान लेते हैं कि -1/2 एक परिमेय संख्या दिया गया है, तो -1/2 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, हम लोग इसका योज्य प्रतिलोम क्या लिखेंगे, इसका ठीक उल्टा होगा। यानी इसका -1/2 है तो इसका उल्टा साइन क्या हो जाएगा, 1/2, यानी ये माइनस में है तो ये प्लस में। ठीक है, तो यही हो गया हम लोग का योज्य प्रतिलोम। और इसमें हम लोग को एक बात का ध्यान रखना है कि अगर कोई भी संख्या जिसका एडिटिव इन्वर्स हो, तो अगर एक दूसरे को प्लस करते हैं तो उसका वैल्यू क्या आता है, 0 आता है। जैसे कि अगर 1/2 एक संख्या है और इसको हम लोग इसका योज्य प्रतिलोम से ऐड कर देंगे। ठीक है, इसका योज्य प्रतिलोम -1/2 होगा ना, तो 1/2 को अगर हम लोग इसका योज्य प्रतिलोम -1/2 से अगर ऐड कर देते हैं तो उसका जो वैल्यू क्या आएगा, हमेशा 0 ही आएगा। चलिए दोस्तों, तो हम बढ़ते हैं अपना 5वें और आखिरी प्रॉपर्टीज़ की ओर। ये रेशनल नंबर का हम लोग का आखिरी प्रॉपर्टीज़ है जो कि हम लोग को इसमें पढ़ना है। ठीक है, तो आखिर व्युत्क्रम यानी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स किसको कहते हैं। तो जैसे कि अगर हम लोग मान लेते हैं कोई भी एक रेशनल नंबर दिया गया है a/b क्या है, एक रेशनल नंबर है ना, तो हम लोग इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे निकालेंगे। तो a/b हम लोग का एक रेशनल नंबर है, तो हम लोग को कोई ऐसी संख्या लेना है जिससे मल्टीप्लाई करने पे ये इसका प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। मतलब कि एक ऐसी संख्या जिसका गुणनफल, दोनों का गुणनफल कितना हो, 1 हो। तो ये कौन सी संख्या होगा जैसे गुणनफल 1 होगा, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, b/a। ठीक है, तो a/b का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हुआ, b/a, जिसको कि दोनों को गुना करने में कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक है, जैसे इसको अगर हम लोग एग्जाम्पल की तरफ से समझे तो मान लेते हैं कि 1/3 क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो 1/3 का हम लोग को अगर इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है तो हम लोग कौन सी संख्या होगा जिससे गुना करने पे इसका वैल्यू 1 आए, तो 3/1। चलिए दूसरा और भी ले लेते हैं, जैसे कि अगर मान लेते हैं कि 9/11 है, तो इसका अगर हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है तो सिंपल है, कुछ नहीं करना, बस हम लोग को बस जो इसका डिनोमिनेटर दिया हुआ है इसको हम लोग को न्यूमरेटर में लिख लेना और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, बस इसका उल्टा कर देना है। तो 11 को ऊपर लिखेंगे और 9 को नीचे लिखेंगे, तो ये क्या आ गया, इसका ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ गया। ठीक है, तो इसी तरह से सबका, जैसे कि अगर 1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, 1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1 ही होता है ना। मतलब कि अगर 1/1 लिखते हैं, ये एक रैशनल नंबर है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, 1 ही होगा। इसको 1/1 लिखा जाता है ना, तो सिंपली हम लोग इसको 1 ही लिखते हैं। और अगर बात करें 0 का, तो 0 क्या कोई मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है, तो 0 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं होगा। ठीक है, इसका कोई मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं होता है। ठीक है, यह बात का आपको ध्यान में रखना है। चलिए, तो यही हम लोग का था मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो अगर किसी का भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली उसको उल्टा कर देते हैं। जैसे कि जो नीचे में है उसको ऊपर लिखेंगे और जो ऊपर में है उसको नीचे लिख देंगे, तो वही हम लोग का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा। ठीक है, तो हम लोग का भी पूरा प्रॉपर्टीज़ खत्म हो चुका है। अब हम लोग बढ़ेंगे एक्सरसाइजेस की ओर।